जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। हमारे भारत का इतिहास अनेक प्रकार के अनसुने तथ्यों से भरा पड़ा है। इतिहास के पन्ने खंगालने पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम मिलता है जो मुगलों से कोहिनूर हीरा ही लूट लिया था और उस व्यक्ति का नाम था नादिर शाह। तो आज के इस वीडियो में मुगल और नादिर शाह से संबंधित सारे तथ्यों को हम साझा करेंगे। यह वीडियो भी ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। इतिहासकार माइकल एक्सॉडी ने साल 1743 तक नादिर शाह और उसकी सेना की समस्त कार्रवाइयों की झलक को रेखांकित किया। इतिहासकार माइकल एक्सॉडी के अनुसार नादिर शाह ने ईरान को अफगान के कब्जे से आजाद कराया, ऑटोमन तुर्कों को ईरानी क्षेत्र से बेदखल किया, योजनाएं बनाकर रूसियों से अपने क्षेत्र को खाली कराया, ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों पर हमला किया और उसे हराया और खुद को ईरान का बादशाह बनाया, अफगानों पर उनके क्षेत्रों में घुसकर हमला किया और उन क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा किया, फिर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। मध्य एशिया में दाखिल होकर तुर्कमान और उज्बेक को काबू में करके दोबारा पश्चिम का रुख किया और ऑटोमन के खिलाफ सफल युद्ध लड़ा। इतिहासकार माइकल एक्सॉडी की माने तो वो लिखते हैं कि नादिर शाह की सेना के सैन्य कौशल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आगे चलकर उनके दो कप्तानों ने दो अलग अलग राज्य अफगानिस्तान और जॉर्जिया की स्थापना की और ऐसा कहा जाता है कि अगर नादिर शाह ना होते तो शायद ईरान भी नहीं होता और वो अफगानों और रूसियों और तुर्कों में विभाजित हो जाता। जब नादिर शाह ने ईरानी सल्तनत की सत्ता संभाली तो ये विभाजन काफी हद तक हो चुका था। दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मुगल साम्राज्य की कमजोरी के प्रति सचेत कर दिया। इतिहासकार एक्सॉडी का तो मानना है कि नादिर शाह न होते तो ब्रिटिश युग देर से और अलग ढंग से शुरू होता और या शायद कभी होता ही नहीं। नादिर शाह का जन्म किसी शाही या नवाबी परिवार में नहीं हुआ था। ईरानी साम्राज्य की राजधानी से दूर एक सीमावर्ती क्षेत्र में जन्मे इस योद्धा को जो थोड़े बहुत विशेषाधिकार अपने पिता की वजह से मिल सकते थे, उनके पिता की जल्दी मृत्यु के कारण इसकी संभावना भी समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद जीवन जीने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके बेचने से जीवन की शुरुआत करने के लगभग 30 वर्षों में वह खुद अपनी खड़ी की हुई दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के कमांडर बन चुके थे। लेकिन इस योद्धा की कहानी में भी अन्य कहानियों की तरह बुलंदियों के बाद पतन आया। नादिर शाह अपने बेटों के लिए एक मजबूत राज्य और अपनी सेना छोड़कर नहीं जा सके। इतिहासकारों का मानना है कि अगर ऐसा हो जाता तो उनका शक्तिशाली परिवार न केवल ईरान की सीमाओं को मजबूत करता बल्कि ऐसे बदलाव लेकर आता जैसे यूरोपीय राज्यों में एक दूसरे के मुकाबले और आधुनिक सेना रखने की जरूरतों ने उसी दौर में संभव बनाई थी। इतिहास की माने तो यह भी कहा जा सकता है कि अफगानों के हाथे हार के बाद दोबारा उठता हुआ ईरान अपेक्षाकृत कमजोर मुगल और ऑटोमन साम्राज्यों से पैदा हुई खाई को भरता और एक ऐसे परिवार के नेतृत्व में जो शिया सुन्नी के विभाजन को मिटाना चाहता था, वह यूरोप से मुकाबले में इस्लामी दुनिया के पतन को रोक सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नादिर शाह की कहानी का अंत इसे एक त्रासदी बना देता है जिसे आज युद्ध की सफलताओं से ज्यादा नादिर शाह के अत्याचार और क्रूरता और अंतिम दिनों की मानसिक असंतुलन की वजह से याद किया जाता है। माइकल एक्सॉडी ने अपनी किताब ईरान एम्परर ऑफ द माइंड और द स्क्वायर्ड ऑफ पर्सिया में नादिर शाह के जीवन के उतार चढ़ाव को विस्तार से लिखा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि नादिर शाह की जन्म तिथि और शुरुआती जीवन का विवरण स्पष्ट नहीं है और उन पर और शोध करने की जरूरत है। नादिर शाह का जन्म ईरानी साम्राज्य के पूर्वी प्रांत खुरासान के उत्तरी भाग में एक खतरनाक इलाके में हुआ था। उनके जन्म की तारीख के बारे में अलग अलग मत है, लेकिन इतिहासकार माइकल एक्सॉडी के अनुसार यह तारीख 6 अगस्त 1698 मानी गई है और उनका जन्म स्थान दर्रागाज के क्षेत्र में अल्लाह अकबर पर्वत पर उस्तगर्द नामक गांव में हुआ था। उनकी भाषा तुर्की थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही फारसी भी सीख लिया था।
यह क्षेत्र खुरासान की राजधानी मशहद के उत्तर में था। उनके पिता तुर्कमान के अफसर कबीले में एक चरवाहे थे और वो सम्मान से देखे जाने वाले वर्ग से थे। शायद वह गांव के मुखिया भी थे। नादिर शाह ने इस अतीत को हमेशा अपने सामने रखा और बादशाह बनने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने बचपन के बारे में कोई शानदार कहानी गढ़ने की कोशिश नहीं की। नादिर शाह के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार नादिर शाह की सेना दिल्ली में भारतीयों से धन इकट्ठा कर रही थी। नादिर शाह ने अपने बेटे नसरुल्लाह की शादी शहंशाह औरंगजेब की परपोती और मोहम्मद शाह की भतीजी से कर दी। दोनों परिवारों ने नवविवाहितों को महंगे तोहफे दिए और यमुना के तट पर खूब आतिशबाजी की गई। परंपरा के अनुसार मुगल अधिकारी दूल्हे की 7 पीढ़ियों का पता कराते थे। जब नादिर शाह के बेटे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बताओ कि वो नादिर शाह का बेटा है जो तलवार इब्ने तलवार है और 70 पीढ़ियों से ऐसा ही है। आपको बताते चले कि जन्म के समय नादिर शाह का नाम नादिर कली रखा गया था, जिसका अर्थ है शान वाले का गुलाम। वर्षों बाद जब चरवाहे सरदार इमाम कली का पुत्र बादशाह बना, उसका नाम नादिर शाह हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत में खाना बदोश और अर्ध खाना बदोश चरवाहे ईरानी साम्राज्य की आबादी का 1/3 हिस्सा थे, जो लगभग 30 लाख बनती है। सांस्कृतिक रूप से वह फारसी संस्कृति को अपना चुके थे, लेकिन उनकी पहचान अमीर तैमूर और चंगेज खान से जुड़ी तुर्की मंगोल परंपराएं थी। वे अपने आप को उस क्षेत्र में बसे उन लोगों से बेहतर मानते थे जो उनके घुड़सवार पूर्वजों के अधीन थे। नादिर शाह दोहरी संस्कृति में पले बढ़े ईरानी साम्राज्य का तुर्की भाषा बोलने वाला नागरिक, जिसके व्यक्तित्व का एक पहलू वो फारसी संस्कृति भी थी, जिसे इस्तांबुल से समरकंद और दिल्ली तक अपनाया जा चुका था। 10 साल की उम्र में वह एक अच्छे घुड़सवार और शिकारी के रूप में जाने जाते थे, जो तीरंदाजी और भाला फेंकने में भी माहिर थे। उनके बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार गरीबी में डूब गया। इतिहासकार माइकल एक्सार्डी लिखते हैं कि जिस समाज में पुरुषों के बिना महिला कमजोर हो जाती थी, वहाँ उनकी माँ ने एक गरीब विधवा होते हुए कभी हार नहीं मानी। इतिहासकारों के अनुसार शायद अपनी माँ को इतनी मेहनत करते देखने से ही उनमें महिलाओं के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा हुई, जिसके बाद में उन्होंने कई बार अभियानों के दौरान भी साबित किया। कठिनाई के इन दिनों को वह कभी नहीं भूले, न ही वह उन दिनों के साथियों को भूले, खासकर अपनी माँ और भाई इब्राहिम को। उन्होंने ऐसे दिन भी बिताए जब वे जंगल से लकड़ी चुनकर ऊँटों और खच्चरों पर शहर ले जाकर बेचते थे और यही उनकी आय का स्रोत था। इतिहासकार एक्सार्डी का कहना है कि बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपने एक लकड़ी काटने वाले साथी को पुरस्कृत करते हुए उससे कहा कि घमंडी मत हो जाना, इस खच्चर को और लकड़ी चुनने को याद रखना। बादशाह बनने के बाद भी अपने आसपास के माहौल में भव्य दरबार और कुलीनों में फिट न होने की भावना जीवन भर उनके साथ रही। 15 साल की उम्र में वह एक स्थानीय सरदार और एबियार्ड शहर के गवर्नर बाबा अली बेग की सेवा में शामिल हो गए। खुरासान के अफसरों में बाबा अली बेग एक महत्वपूर्ण सरदार थे। उन्होंने बाबा अली की सेवा में एक तमंची के रूप में शुरुआत की और समय के साथ साथ उनका दाहिना हाथ बन गए। यह वह समय था जब ईरानी साम्राज्य के इस सुदूर इलाके में भी बारूदी हथियार पहुंच चुके थे और नादिर ने उस समय के आधुनिक युद्ध विधियों के आधार पर अपने कैरियर की नींव रख दी थी। आने वाले महीनों और वर्षों में नादिर शाह ने ईरान की सैन्य क्षमताओं में क्रांति ला दी। साल 1714-15 में एक तुर्क कबीला खुरासान की उत्तरी सीमा को पार करके राज्य में दाखिल हो गया। लड़ाई हुई। बाबा अली की सेना का पलड़ा भारी रहा। सैकड़ों हमलावर कैदी बन गए। नादिर ने निश्चित तौर पर अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए बाबा अली ने इस कामयाबी की सूचना राज्य की राजधानी इस्फहान जाकर ईरान के सफविद बादशाह सुल्तान हुसैन तक पहुंचाने के लिए नादिर शाह को चुना। बादशाह के सामने पेश होने के सम्मान के साथ नादिर शाह को दरबार में 100 तमन भी इनाम में मिले। इस इस्फहान की उनकी पहली यात्रा थी, जहां वह एक बिल्कुल ही नई दुनिया से परिचित हुए। हालांकि उस समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा है। सफविद साम्राज्य तेजी से अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था और उनके सामने मौजूद काबिली नादिर शाह
पहले उनके साम्राज्य का आखिरी सहारा और फिर जल्द ही उनके बादशाह के तौर पर सामने आने वाला था। उस समय तक नादिर शाह ने मशहद के निकट कलात को अपना गढ़ बना लिया था। साल 1382 में यह शहर अमीर तैमूर का गढ़ हुआ करता था। इस कब्जे ने क्षेत्र के अन्य सरदारों पर नादिर की स्थिति को मजबूत कर दिया था। 19 सितंबर 1726 को नादिर शाह ने अपनी अधीनता की घोषणा के साथ एक भव्य समारोह में तहमास्प का स्वागत किया। यह वह दिन था जब नादिर शाह एक क्षेत्रीय व्यक्ति से एक राष्ट्रीय स्तर के सरदार बन चुके थे। नादिर शाह ने जल्द ही एक युद्ध में तहमास्प के एक बड़े प्रतिद्वंदी को हराकर अपना कद और बढ़ा लिया और अब वह ईरानी साम्राज्य के निर्वासित बादशाह के कमांडर इन चीफ थे। और बहुत जल्द ही नादिर शाह एक सामान्य काबिली सरदार से उठकर सफविद साम्राज्य की बहाली के लिए एक चमकती उम्मीद बन गए थे। साल 1726 में मशहद की विजय के बाद नादिर और शाह तहमास्प के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हुई। दरबारियों ने तहमास्प के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फरवरी 1727 में वे चुपचाप मशहद छोड़कर चले गए और कई कुर्द शहर पहुंचकर नादिर शाह को गद्दार घोषित कर दिया और पूरे राज्य में नादिर शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सैन्य मदद मांगी। नादिर ने भी बिना समय बर्बाद किए मशहद के तहमास्प और उसके मंत्रियों की सारी संपत्ति जब्त कर ली और अपने भाई इब्राहिम खान को इंचार्ज बनाकर कुर्द शहर खुभूषण में पहुंचकर उसका घेराव कर लिया। संक्षेप में ये तहमास्प के हार को देखते हुए समझौते का फैसला किया और 21 मार्च को नवरोज के दिन जबरदस्त उत्सव और जश्न के बीच वापस मशहद आ गए। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान नादिर शाह ने एक कुर्द सरदार की बेटी से शादी भी की। कुछ इतिहासकार तहमास्प की हार और नादिर शाह की शादी के बारे में भी मतभेद मानते हैं। साल 1729 में नादिर शाह ने मार्च में नवरोज के अवसर पर हेरात पर हमला करने का अंतिम निर्णय लिया। यह एक महत्वपूर्ण अभियान था जिसमें उनकी छोटी सी सीमा का सामना उनके अब तक के सबसे शक्तिशाली दुश्मन से होना था। लेकिन उससे पहले नवरोज का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। अभ्यास में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वालों को 100 या 150 सैनिकों का कमांडर नियुक्त किया जाता था, भले ही वह कोई साधारण सैनिक ही क्यों ना हो। इतिहासकारों का मानना है कि वह अच्छे अधिकारियों का चयन सुनिश्चित करते थे और पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर होती थी। युद्ध अभ्यास में सैनिक एक दूसरे पर अलग अलग पोजीशन से हमला करते थे, सर्कल और काउंटर सर्कल बनाते, हमला करते, बिखरते और फिर दोबारा उसी पोजीशन पर इकट्ठा होते। इन अभ्यासों में असली हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई जख्मी ना हो। घोड़े पर सवार होकर विभिन्न तकनीकों का अभ्यास किया जाता था। प्रत्येक घुड़सवार अलग अलग हथियारों के साथ भी अलग अलग अभ्यास करता था। नियंत्रण और अनुशासन का यह हाल था कि बार बार अभ्यास करने के बाद युद्ध में नादिर शाह और उनके अधिकारियों के बीच ऐसा सामंजस्य होता था जैसे कि वे नादिर शाह के दिमाग से चल रहे हों। नादिर शाह और तहमास्प मई में हेरात पर हमला के लिए रवाना हुए। अब्दाली अफगान भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपने मतभेदों को भूलकर अल्लाह यार खान के नेतृत्व में एकजुट हो गए। दोनों सेनाओं का हेरात के बाहर 50 किलोमीटर दूर आमना सामना हुआ। नादिर शाह को युद्ध में सफलता मिली। बहुत से अफगान सरदारों ने आगे आकर अधीनता की घोषणा कर दी। तहमास्प शाह और उनके दरबारी खुश नहीं थे, लेकिन नादिर शाह ने इन सरदारों का स्वागत किया और भविष्य में अब्दाली अफगान नादिर शाह के बहुत विश्वसनीय सहयोगी और सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुए। इस अभियान ने ईरानियों में विश्वास पैदा कर दिया था और वे अब अपने साम्राज्य की वापसी के लिए गलजई अफगानों का सामना करने के लिए तैयार थे। तारीख 29 सितंबर 1729 दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। अफगान पराजित हुए। अंत में 9 दिसंबर 1729 को नादिर शाह ने इस्पाहान के बाहर एक भव्य समारोह में तहमास्प शाह का स्वागत किया। यानी नादिर शाह और तहमास्प शाह ने अफगानों से सफविद राजधानी वापस ले ली। इतिहासकार माइकल एक्सार्डी लिखते हैं कि उस समय यूरोप के युद्धों की तुलना में एशिया और मध्य पूर्व के युद्धों के बारे में आधिकारिक स्रोत कम है। नादिर शाह के अभियानों के बारे में लिखने वालों में से अधिकांश गैर सैन्य थे और उनके अनुसार एक संभावना यह थी कि नादिर शाह खुद ऐसा चाहते थे ताकि उनके युद्ध के तरीके के बारे में सबको पता ना चले। अगर नादिर शाह की सैन्य क्रांति और उसकी कीमत की बात करें तो अभ्यास और बारूदी हथियार पर
नई निर्भरता और स्थायी आधार पर सैनिकों की भर्ती की एक कीमत थी। इसका मतलब था कि सैनिकों के अभ्यास के लिए हर समय उपलब्ध होने और विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। नई तकनीक और हथियारों का फायदा उठाने के लिए उनका सेना के साथ साथ रहना जरूरी था। ऐसा नहीं था कि उन्हें नया हथियार देकर भेज दिया जाए और वो वापस ही न आए। उन्हें अच्छा और समय पर वेतन देना जरूरी था और ऐसे में उनके कपड़े, रहने और खाने की व्यवस्था करना भी जरूरी था। खराब होने वाले हथियारों की जगह नया हथियार उपलब्ध कराना जरूरी था। अच्छे घोड़ों की जरूरत जो सवार और हथियारों का बोझ उठा सके और बारूदी हथियारों का फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में बंदूकचियों की आवश्यकता थी। नादिर शाह की सेना हर समय बढ़ रही थी। इस सेना को बनाए रखने के लिए नादिर हमेशा आय के नए स्रोत के बारे में सोचते रहते थे और इसके लिए उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों के लोगों पर भारी टैक्स और जबरन भुगतान का लगातार बोझ था। नादिर शाह हमेशा आर्थिक मामलों पर कड़ी नजर रखते थे। आने वाले वर्षों में उन्होंने टैक्स के मामलों के लिए अधिकारियों, इंस्पेक्टरों और जासूसों का जाल बिछाया और सफविद साम्राज्य की व्यवस्था को मजबूत किया। नादिर शाह की जरूरतें बहुत ज्यादा थी और कई बार बिना किसी चेतावनी के दुगने टैक्स की मांग भी की गई और भुगतान न करने पर सख्त सजाएं भी दी जाती थी। अपनी मांग स्वीकार किए जाने के बाद नादिर शाह 24 दिसंबर 1729 को 20 से 25 हजार सैनिकों की सेना लेकर इस्फहान से अशरफ का पीछा करने के लिए निकले। सिराज के पास उनका आमना सामना हुआ। एक बार अफगानों ने पूरे जोर से हमला किया, लेकिन वे नादिर शाह की सेना के अनुशासन और बारूदी हथियारों का सामना नहीं कर सके। अशरफ वहां से फरार हो गए, लेकिन फिर एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए अपने पुराने दुश्मनों के हाथों मारे गए। नादिर की पहली प्राथमिकता ऑटोमन पर हमला करके ईरान की पश्चिमी सीमाओं को बहाल करना था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने साल 1735 में यरवाड में ऑटोमन सेना को हरा दिया और उन्हें शांति समझौता करने पर मजबूर किया, जिसके तहत ईरान की पुरानी सीमाओं को बहाल कर दिया गया और ऑटोमन सेना पीछे हट गई। इस युद्ध में रूस ने ऑटोमन के खिलाफ नादिर का साथ दिया और वह खुद भी कैस्पियन सागर के ईरानी क्षेत्रों से पीछे हट गया, जिन पर उसने सफविद साम्राज्य पर अफगान आक्रमण का फायदा उठाते हुए कब्जा कर लिया था। साल 1735 तक कंधार के अलावा नादिर शाह ने सफविद साम्राज्य का नियंत्रण उसके सभी पुराने क्षेत्रों पर बहाल कर दिया था और फिर सभी दरबारियों, काबिली सरदारों और ईरान के उच्च अधिकारियों की सहमति से मेघड़ में एक सभा में खुद को नया बादशाह स्वीकार करा लिया। उनका कोई विरोध नहीं हुआ था। निजी सभा में सफविद राजशाही को बढ़ाए रखने के पक्ष में बोलने के जुर्म में एक मुल्ला की हत्या करा दी गई थी। गौरतलब है कि आखिरी समय में अत्याचारी शासक के रूप में प्रसिद्ध होने के बावजूद और उस एक मुल्ला के उदाहरण के अलावा उन्होंने अपने बाद और पहले आने वालों के विपरीत राजनीतिक आधार पर लगभग अहिंसक रूप से सत्ता हासिल की। वह हत्या के जरिए नहीं बल्कि रणनीति, प्रोपेगंडा, होशियारी, मजबूत सैन्य समर्थन और सबसे बढ़कर जंगी सफलताओं के आधार पर तहमास्प को सत्ता से हटाकर खुद बादशाह बने। नादिर शाह के सिंहासन पर बैठने से साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पूर्ण रूप से सुरक्षित थी और ईरान पर पूरा नियंत्रण था। इस स्थिति में उन्होंने पूर्व की ओर कंधार का रुख किया। इस अभियान के खर्च की साम्राज्य के भीतर लोगों ने भारी कीमत अदा की और देश के कई हिस्सों में अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया। कंधार में सफलता के बाद उन्होंने इस बहाने दिल्ली की ओर रुख किया कि मुगल साम्राज्य ने उन अफगानों को पनाह दी थी जो उनके यहाँ वांटेड थे। उन्होंने ईरानी और मुगल साम्राज्यों के बीच पुरानी सीमा को पार किया, काबुल पर विजय प्राप्त की और उनकी अगली मंजिल दिल्ली थी। दिल्ली के उत्तर में करनाल में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सेना को हराकर मार्च 1739 में दिल्ली पहुंचे। इस दौरान कुछ दंगे हुए जिनमें कुछ ईरानी सैनिक मारे गए। इतिहासकार एक्सार्डी लिखते हैं कि अपने घर से दूर मुगल साम्राज्य की संपत्ति के इतने करीब वह स्थिति पर नियंत्रण नहीं खो सकते थे। नादिर शाह ने नरसंहार का आदेश दिया, जिसमें एक अंदाजे के अनुसार लगभग 30,000 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश निर्दोष नागरिक थे। नादिर शाह ने दिल्ली से बड़ी मात्रा में आभूषण, सोना और चांदी के साथ सिंधु नदी के पश्चिम के सभी मुगल क्षेत्र भी तोहफे में हासिल किए। हासिल की गई पूरी संपत्ति की कुल कीमत लगभग 700 मिलियन रुपए थी। अनुमान के मुताबिक यह पैसा फ्रांस की सरकार का साल 1756 से 1763 तक चलने वाले युद्ध पर होने वाले खर्च से भी अधिक था।
जिसमें ऑस्ट्रेलिया को दी जाने वाली सब्सिडी और समुद्री और जमीनी युद्ध शामिल थे। नादिर शाह को मिलने वाले सबसे मशहूर गहनों में कोहिनूर, दरियाए नूर और ताज माह नामक हीरे थे, जिनका आने वाले दशकों में अपना एक खूनी इतिहास था। उनका दिल्ली पर हमला करने का उद्देश्य ईरान के पश्चिम में सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक नकदी प्राप्त करना था, जो उनके सिंहासन तक ईरान के पास नहीं था। नादिर शाह ने मुगल बादशाह को सिंहासन से नहीं हटाया और वापस लौटने से पहले उन्हें कई उपहार भेंट किए और अपने हाथों से उनके ताज में कीमती जेवर सजाया, जिसका उद्देश्य उनकी पूर्ण संप्रभुता की पुष्टि करना था। जवाब में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें तिब्बत और कश्मीर से लेकर समुद्र तक सिंध के सभी पश्चिमी हिस्से उन्हें पेश कर दिए। यह सौदा निश्चित तौर पर पहले से तय किया गया था। भारत के बाद तुर्किस्तान के लिए नादिर शाह ने सफल अभियान किया और दागिस्तान की ओर कूच किया, लेकिन वहां उन्हें असफलता मिली। उनकी सेना में भोजन की कमी हो गई थी। तब तक नादिर शाह का स्वास्थ्य भी खराब हो चुका था। उन्हें शायद जिगर की बीमारी हो चुकी थी, जो मलेरिया से शुरू हुई और ज्यादा शराब पीने से और बिगड़ गई थी। इतिहासकार एक्सार्डी लिखते हैं कि इसके साथ साथ उनके अंदर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और मानसिक समस्या भी शुरू हो गई थी। इसी बीच साल 1742 में उन्हें बताया गया कि उनके बेटे रजा कली ने उनकी हत्या करने की योजना बनाई है। रजा कली ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन नादिर शाह को विश्वास नहीं हुआ और नादिर शाह ने उसकी आंखें निकलवा दी, जिसके बाद उसके सिंहासन पर बैठने का सवाल हमेशा के लिए समाप्त हो गया। दागिस्तान में असफलता, उनकी बीमारी और सबसे बढ़कर अपने बेटे की आंखें निकलवाने के पछतावे ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से इतना तोड़ दिया और वे कभी इससे बाहर नहीं निकल सके। दिल्ली के अभियान के बाद ईरान में 3 साल तक टैक्स की छूट और इससे पैदा होने वाली आर्थिक समृद्धि अब अतीत का हिस्सा बन चुकी थी। साल 1740 के दशक में बगदाद के अभियान से पैदा हुई मुश्किलें और बढ़ती गईं। अर्थव्यवस्था रुक गई और टैक्स लेने वालों से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भागने और जंगलों में छिपने के लिए मजबूर हो गए। लोग बड़ी संख्या में बगदाद, बसरा और पूर्व में भारत की तरफ प्रवास करने के लिए मजबूर हो गए। नादिर शाह के युद्ध अभियान यही समाप्त नहीं हुए, लेकिन अब उनकी कहानी में उनके नागरिकों की समस्याएं और उन पर पड़ने वाला बोझ तथा नादिर शाह की क्रूरता का पहलू भारी पड़ने लगा। और फिर एक दिन नादिर शाह ने अपने ईरानी कमांडरों से खतरा महसूस करते हुए अब्दाली अफगानों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी और ईरानी कमांडरों को कत्ल करने का आदेश दे दिया। इतिहासकार माइकल एक्सार्डी के अनुसार 19 जून 1747 की शाम थी और नादिर शाह ने अपनी सेना के 4000 सैनिकों के 24 वर्षीय कमांडर अहमद खान अब्दाली को बुलाया। अहमद खान अब्दाली की कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। साल 1738 में नादिर शाह ने जब कंधार पर विजय प्राप्त की तो युवा अहमद खान अब्दाली उनकी एक जेल में कैद थे। ईरानी सेना में अहमद खान अब्दाली की वर्तमान स्थिति नादिर शाह के कारण थी। नादिर शाह ने उन्हें बताया कि उसे संदेह है कि उसके ईरानी गार्ड उसे मारना चाहते हैं और उसने अहमद खान अब्दाली को अगली सुबह उन गार्ड्स को गिरफ्तार करने और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया। लेकिन ये बातचीत शायद ईरानी गार्डों ने सुन ली थी। नादिर शाह चकित यह कहकर बिस्तर पर लेट गए कि अगर वह गहरी नींद सो जाए तो उसे जगा दिया जाए। जब हमलावर हरम के दरवाजे पर गए तो उनमें से ज्यादातर ने आगे आने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ ही आगे बढ़े और विरोध करने वाले एक अश्वेत ट्रांसजेंडर को मार डाला। शोर से चकी की आंख खुली और उसने नादिर शाह को भी जगाया। नादिर शाह ने तुरंत लपककर अपनी तलवार पकड़ ली, लेकिन उनका पैर किसी चीज में उलझ गया और वह गिर पड़े और उसी स्थिति में एक हमलावर सालार खान ने उनकी गर्दन और कंधे के बीच वार किया और उनका हाथ काट दिया, लेकिन फिर वह खुद ही बदहवास हो गया। नादिर शाह जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके शरीर से खून बह रहा था और वह जमीन से उठने का असफल प्रयास किया। नादिर शाह ने हमलावरों से न मारने की अपील की, लेकिन एक अन्य हमलावर मोहम्मद खान कजर ने आगे बढ़कर एक झटके में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके साथ ही नादिर शाह की कहानी गुमनामी से शुरू होकर त्रासदी की तस्वीर बनती हुई क्रूर षड्यंत्रों, सैन्य सफलताओं, शानो शौकत और दौलतमंदी, गलतियों, निराशाओं, अत्यधिक क्रूर कार्रवाइयों के बाद मानसिक पीड़ाओं से गुजरकर मौत के मुंह में चली गई। वैसे आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।